जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, देश भर में पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की कमी नहीं है। देखा जाए तो बेरोजगारों में पढ़े लिखे लोगों ही तादाद ज़्यादा है। युवकों के पास डिग्री तो है लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। इसी को देखते हुए हेमंत सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2023 की शुरुआत की है। बता दें कि झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना राज्य के हेमंत सरकार की द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित और बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। और इस योजना के पात्र नागरिकों को हेमंत सरकार की तरफ से साल में एक बार 5,000 रुपये आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभुकों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यह राशि शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को तब तक दी जाएगी जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता। यूक्रेनी सेना ने रूसी जखीरे को निशाना बनाया है और यूक्रेन को कैलिबर मिसाइल ले जा रही ट्रेन पर अटैक किया है। यूक्रेनी सेना ने कैलिबर मिसाइल के जखीरे पर ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रशियन रेल यार्ड पर भीषण हमला किया। इस हमले में रूस को भारी नुकसान होने की खबर है। क्रीमिया के जैनकोई में रूसी रेल यार्ड पर यूक्रेन ने हमले का दावा किया। हमले का यूक्रेनी सैनिकों ने वीडियो जारी किया है। एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले दिनों की अपेक्षा यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमले तेज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ओले के साथ तेज बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में चेतावनी जारी करते हुए सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को अचानक रेड अलर्ट जारी कर कहा है कि आने वाले कुछ घंटे बेहद भारी पड़ेंगे। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवा, ओलावृष्टि और बारिश के आसार हैं। इससे खड़ी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में दोपहर के आसपास काले घने बादल ने डेरा डाला। देखते ही देखते तेज हवा के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। लखनऊ के आसपास तेज बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार से बकाये का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर 29 और 30 मार्च को धरने पर बैठेंगी। सीएम ममता ने कहा, सिर्फ पश्चिम बंगाल ही है जिसे इस साल भी मनरेगा के तहत 100 दिन के काम के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से अभी तक फंड नहीं पाया है। प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस संबंध में लगभग 6 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी। इस दौरान मैंने विभिन्न पदों के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपए के भुगतान के लिए कहा था। इतना ही नहीं, जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर आए तब भी मैंने बैठक के दौरान ये मुद्दा उठाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव किस सीट से लड़ेंगे, इसे लेकर मंगलवार को भी संशय बरकरार है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वो इस बारे में अपने परिवार के साथ विचार विमर्श करेंगे। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों ने उनकी कोलार से चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर कायम रहने के लिए उन पर दबाव बनाया। हालांकि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कथित तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि वो इस कदम में पक्ष नहीं है। इस बीच सिद्धारमैया ने इस दावे को खारिज किया है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें कोलार सीट से चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि पंजाब में आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने से राज्य सरकार नहीं डरती है। उनकी यह टिप्पणी पंजाब पुलिस की ओर से अलगाववादी अमृतपाल सिंह एवं उसके संगठन वारिस पंजाब के सदस्यों के खिलाफ अभियान शुरू किए जाने के बाद आई है। केजरीवाल ने कहा, जब हम पंजाब में सत्ता में आए थे तब लोगों ने कहा कि वे केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना कठिन होगा। पुरानी पेंशन योजना को लेकर पूरे देश में तेज होते जा रहे आंदोलन से मोदी सरकार घबराती दिख रही है। 21 मार्च को देश भर में जिला स्तरीय रैलियां करने जा रही केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने किसी तरह के हड़ताल या विरोध में भाग लेने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाज़ाब्ता सभी मंत्रालय और केंद्रीय विभागों को निर्देश जारी कर कहा है कि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालय को भेजे पत्र में कहा है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त फोरम के बैनर तले राष्ट्रीय संयुक्त कार्रवाई परिषद ने OPS पर 21 मार्च को देश भर में जिला स्तरीय रैली करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश में इस साल पहली बार कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 100 के आंकड़े के पार पहुंच गई है। सोमवार रात ये संख्या 102 पर थी, जबकि राज्य की राजधानी में 12 सक्रिय मामले हैं। राज्य निगरानी अधिकारी विकास सिंधु अग्रवाल ने कहा, कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान में 102 कोविड मामले हैं। गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में मरीज अधिक है। कोविड मामलों की वृद्धि के लिए मौसम में अचानक बदलाव और लोगों द्वारा बूस्टर वैक्सीन शॉट नहीं लेने की जिम्मेदारी ठहराया गया है।
मथुरा में शाहिदगांव श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 20 मार्च को सुनवाई हुई। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगली तारीख 25 मार्च मुकर्रर की है। शाहिदगांव का सर्वे कराए जाने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने वाद दाखिला किया है, जिसे निचली अदालत में वाद को खारिज कर दिया। इसके बाद जिला जज की कोर्ट में रिवीजन दाखिल कराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 15 महीने के निचले लेवल पर जा लुढ़का है। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस $73 प्रति बैरल तो WTI क्रूड $67 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा। यहां तक कि भारत की सरकारी तेल कंपनी जो कच्चे लागत वाली आयात करती है क्रूड ऑयल की इंडियन बास्केट की कीमतों में भी $74 प्रति बैरल के करीब, जो जनवरी 2023 के औसत कीमत $80.92 प्रति बैरल से 8.50% कम है। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने को लेकर सोमवार से मची अफरा तफरी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट का विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का बजट पेश करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को रोक लगा दी थी। उसके बाद से दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को बजट पेश न होने को लेकर बीजेपी और आप के बीच सियासी घमासान जारी है। दूसरी तरफ सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि अगर बीजेपी आप के बीच विवाद नहीं सुलझे और 31 मार्च 2023 तक बजट दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार को विकट स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। भगोड़ा मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस रद्द होने पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, CBSE ईडी विपक्षी नेताओं के खिलाफ तो पूरा सख्त रहती है, झूठे केस बनाकर उन्हें फंसाती है, लेकिन हजारों करोड़ों के फ्रॉड करने वाले बीजेपी के दोस्तों के साथ कुछ नहीं करती। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते राघव चड्ढा ने कहा, भाजपा सरकार मेहुल चौकसी को रेड कारपेट सुविधा उपलब्ध करा रही है। विमेंस प्रीमियर लीग में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने लीग के अपने आखिरी मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर फाइनल में एंट्री मारी है। मुंबई ने RCB को 4 विकेट से हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। मुंबई इंडियंस अपने 8 मैचों में से 6 में जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं अब दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। इसकी विजेता टीम फाइनल में मुंबई इंडियंस के साथ टकराएगी। वन रैंक वन पेंशन की मांग करे देश भर के 21 लाख पेंशनर्स के लिए सोमवार का दिन खुशियां लेकर आया। भुगतान के लिए एक तरह से केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई मोहलत को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन का भुगतान करने के लिए 3 तारीख मुकर्रर की है। कोर्ट ने 70 साल से अधिक उम्र में गैलेंट्री अवार्ड वाले पेंशनर्स को प्राथमिकता देने का आदेश दिया है। बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 12वीं में कुल 83.7% स्टूडेंट पास हुआ है। वहीं 2 लाख से अधिक फेल भी हुए हैं। तीनों स्ट्रीम की परीक्षा में 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। छात्र बिहार बोर्ड BSEB आधिकारिक वेबसाइट और TV9 हिंदी पर भी अपने नतीजे चेक किए हैं। बिहार बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 12वीं परीक्षा में 13,04,586 छात्र शामिल हुए। वहीं 10,91,948 विद्यार्थी 12वीं परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 2,12,638 फेल हो गए हैं। अगर आपके पास रसोई गैस कनेक्शन है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपके घर में या अनजान पहचान में कोई भी गैस सिलेंडर हादसा हो जाता है तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, आपको बता दें कि इस हादसों में मुआवजा भी मिलता है। और जहन में गूंज रहे होंगे कि आपको बता दें कि जब आप रसोई गैस कनेक्शन लेते हैं तो उस समय आपका बीमा हो जाता है। इसे LPG इंश्योरेंस कवर पॉलिसी कहते हैं। हाल ही में सिलेंडर से हुए हादसे को देखते हुए कस्टमर को यह जानना जरूरी हो गया। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की। बिहार विधानसभा का बजट सत्र के 13वें दिन सदन शुरू होने से पहले विपक्षी दल भाजपा ने किसानों का मुद्दा उठाया। भाजपा सदस्यों का कहना था कि पिछले 2 दिनों में हुई बारिश की ओलावृष्टि से राज्य के किसानों की बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद हुई। कई किसान के सामने तो जीवन यापन का संकट पैदा हो गया। विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी इस बात पर सहमत दिखे कि बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। भारतीय सराफा बाजार में आज भी सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत 59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार, वहीं चांदी का भाव 68,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59,487 है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 68,400 रुपये 9 है। मेघालय विधानसभा में तब अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब राज्यपाल के हिंदी में संबोधन के विरोध में कुछ विधायक सदन से बाहर चले गए। इस पर मेघालय के फागू चौहान राज्यपाल की अंग्रेजी पढ़ने में कुछ सीमाएं हैं। जी हां, विधानसभा में सोमवार को राज्यपाल ने हिंदी में संबोधन किया और मेघालय के राज्यपाल के हिंदी में सदन को संबोधित करने के विरोध में विपक्षी वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी के विधायक सदन से बाहर चले गए।
हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से पूर्वोत्तर राज्य में कोयले के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताने को कहा है। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में 3 सप्ताह का समय दिया है ताकि CISF अपनी तैयारियों के बारे में बता सके। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एन मेजिका ने 13 मार्च को कोर्ट को बताया था कि अवैध खनन को रोकने के लिए CISF की 10 कंपनियों की तैनाती के लिए रसद तैयार करने में कम से कम 4 सप्ताह लगेंगे। चुनाव आयोग से शरद पवार की पार्टी एनसीपी को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग एनसीपी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा की समीक्षा करने जा रहा है। इस सिलसिले में मंगलवार को चुनाव आयोग एनसीपी के प्रतिनिधित्व पर सुनवाई करेगा, जिसमें उसके फैसले की समीक्षा की मांग की गई। दरअसल सूत्रों के अनुसार एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।